हाय एवरीवन। तो अभी देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको समझना। और इसको समझाने के लिए मैं आपसे कुछ रूल्स पहले शेयर कर लूँ। ठीक है, जिसका इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे। तो मान लो कि भाई अभी तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और इधर कहीं पे है वेक्टर बी। ठीक है। और आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए का मतलब ये होता है, ठीक है, कि भाई इन दोनों को अगर ऐड करें, दोनों वेक्टर से, तो एक स्पेशल रूल फॉलो करेगा ये। तो ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। तो उसके पहले हमें एक रूल्स जानना चाहिए कि हमें वेक्टर के लिए क्या फ्रीडम है। ठीक है। तो कोई भी वेक्टर है, फॉर एनी वेक्टर जो भी मैं लिख रहा हूँ वो वैलिड होगा। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड from one point to another point, one position to another according to requirement। इस बात का ख्याल रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बट क्या ध्यान रखना है, सो कीप वन थिंग इन योर माइंड। ठीक है, कि भाई आपको अपने दिमाग में एक चीज का ख्याल रखना है कि भाई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इंटैक्ट रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड ये क्या होना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए इस प्रोसेस में। ये नहीं कि इसको एक से उधर शिफ्ट कराने में आपने इसको चेंज कर दिया। तो ये क्या होना चाहिए, ये अनचेंज्ड रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है आपको, ये ऑलवेज अनचेंज रहना है। ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़ें, देखना यहाँ तक बातें समझ आ गई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है जी। अब अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो जब हम रिजल्टेंट के लिए रूल्स देखेंगे ना, ठीक है, रिजल्टेंट लिखना है तो इसको लिखते कैसे, पहले ये जान लेते हैं कि भाई मान लो हमें ए और बी का रिजल्टेंट लिखना है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा ए यू। ठीक है, जब हमें ए और बी का रिजल्टेंट लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होनी चाहिए यहाँ तक। तो इसको हम लिख देंगे आर। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, दिस आर इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। What is R here? It is the resultant of two vectors, vector A and vector B। अब हमें करना क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप, जब भी रिजल्टेंट लिखना है तो पहला स्टेप यहीं से, सब ट्रायंगल लाओ, सब सारे रूल समझ आएंगे तुम्हें। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ तुम्हें। ये ए वेक्टर है, तो अब इन दोनों को डिस्प्लेस कराना है, ए और बी को डिस्प्लेस कराना है। ठीक है, इधर उधर जरूरत पड़ी तो, मतलब इधर उधर शिफ्ट कराना है। क्यों कराना है, तो यहाँ पे ये करना है कि ये लेके आना है। मतलब पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट द टिप ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, मतलब कुछ इस तरह से लिखो कि ऐसा हो जाए। तो अब देखो मैंने जो कहा था कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो वही हुआ। ये वेक्टर दूर दिख रहा था तो हमें इसको इधर उधर शिफ्ट कराना था। ठीक है, अब देखो इस शिफ्टिंग में हमने कहीं भी इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं किए। स्टिल जो डायरेक्शन था वो मेंटेन्ड है, जो मैग्नीट्यूड था मेंटेन्ड है, बिकॉज वी हैवंट चेंज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, वी हैवंट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लाना है। तो या तो तुम बी को चला के ले आओ इधर, या फिर तुम ए को शिफ्ट कराओ, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना ये है कि भाई जस्ट कनेक्ट द टिप ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। पहला स्टेप समझ आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ with the help of a third vector connect the tail of
फर्स्ट विथ द टिप ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है सर कि कुछ ऐसा करना है कि एक तीसरा वेक्टर लेके आना, और वो तीसरा वेक्टर क्या करे, पहले दोनों वेक्टर को कनेक्ट कर दे, पहले दोनों वेक्टर को कनेक्ट कर दे। मेरी बात समझ आ रही है सर? किस तरह से कनेक्ट करे, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से बात समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो ये, अब देखो हमें तीसरा वेक्टर ऐसा खींचना है जो पहले के पूंछ को दूसरे के टिप से मैच करा दे, तो वो ये होगा, ऐसा हो गया। दिस इज योर थर्ड वेक्टर, और यही जो थर्ड वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ योर फर्स्ट टू, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट टू। तो यहीं से ट्रायंगल लॉ भी समझ आ गया क्या? देखो अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करते तो वो भी समझ आ गया। सो यहां पे क्या हो गया, थर्ड वेक्टर कनेक्टिंग बिटवीन, मतलब सीधा लिख सकते बिटवीन द टेल ऑफ फर्स्ट एंड टिप ऑफ सेकेंड। ठीक है, थर्ड वेक्टर विच कंप्लीट्स द, which completes the triangle is known as resultant, बस known as result। मतलब तीसरा वेक्टर लेके आओ जो एक ट्रायंगल कंप्लीट कर ले, एक ट्रायंगल कंप्लीट कर ले, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल लॉ बोल देंगे। वही क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट टू हो गया। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसके मैग्नीट्यूड पर विचार करते हैं। तो अब इसके मैग्नीट्यूड पर विचार करने के लिए अगर मैं कहूँ कि ये देखो ए था भाई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हमने ए लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हमने बी लिख दिया जी। ठीक है, और यहां पे देखो तो दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो उसके लिए भी आप डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर दिस केस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि सबसे पहला स्टेप ये रखना होता है कि भाई दोनों को make them as they were initiation vectors। ठीक है, मतलब दोनों के इनिशिएशन पॉइंट को एक जगह लेके आओ, दोनों के इनिशिएशन पॉइंट को एक जगह लेकर के आओ। तो अब तुम तो शिफ्ट करा ही सकते हो किसी को किसी की तरफ। अब जो एंगल बन रहा होगा यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, अब जो एंगल बन रहा होगा यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, बात समझ आ, बात समझ आ गई। तो एंगल कैसे लिखते हैं, पहले हमें क्या करना होता है, दोनों देखो जैसे ये है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। अब जो एंगल बन रहा है वही एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। मेरी बात समझ आ गई सर? तो क्यों थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, बात समझ आ गई, ग्रेट। अब जो आपने रूल अभी पढ़ा है उस रूल के मुताबिक यही रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट है जी। अब मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि जो लेंथ होता है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं तो क्यों ना हम इसको ट्रायंगल बना दें, और ये ए है और ये बी है और ये आर है। व्हाट इज आर हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। व्हाट इज आर हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो अब देखो इन तीनों का अगर यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, तो ए और बी और थीटा के इस्तेमाल से आर निकल जाएगा। हमें आर ही तो फाइंड करना है, बिकॉज रेस्ट अदर थिंग्स आर गिवन, ए बी थीटा ये सब कुछ पता है। तो अब तुम 10th क्लास में थोड़ा सा पहुंच जाओ। अगर मैं यहाँ से इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं तो कुछ मुश्किल है क्या, इफ़ दिस इज बी तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो बेस हुआ इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा,
और अगर हम हाइट की बात करें तो ये बी साइन थीटा हो गया। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल मान लो ए बी सी में, अगर ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अब देखो रिजल्टेंट निकला, रूट लिख दोगे। अब अगर रिजल्टेंट लिखोगे तो कितना आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हो क्या। अब यहाँ पे देखो, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो देखो फाइनली रिजल्टेंट है तुम्हारे पास। सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या हो गया सर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये याद रखना है आपको। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी कि कैसे ये हमने कैलकुलेट किया, कैसे ये डिराइव किया। अब अगर डेरिवेशन पता है तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये रिजल्टेंट लिख दिया। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे लिखा समझ आ गया। तो अब देखो जो रिजल्टेंट था उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते कि ए से कितने एंगल पे। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज फाइव। तो अब फिर से इसी ट्रायंगल में अगर हम बात कर लें तो क्या उस ट्रायंगल में हम ऐसा लिख सकते हैं दैट tan phi should be equal to perpendicular which is simply b sin theta upon base a plus b cos theta। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो उसका डायरेक्शन भी मिल गया। तो देखो tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मिल गया। बहुत आसान, बहुत आसान, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल लॉ कैसे लिखा, यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा जी। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ यहीं से समझ आएगा आपको। तो उसमें क्या कहता है, जैसे दो वेक्टर है जी, ठीक है, तो इसको मिला करके एक पैरेललोग्राम तैयार कर लीजिए, और इसका जो डायगोनल होगा सर वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो कोई पंगा है, बात बिल्कुल वही हो गई। ये ए है, ये बी है, और ये रिजल्टेंट है। बात समझ आ गई सर। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ पे जाते हैं तो भी रिजल्ट तो वही निकलना है। वो मेथड अलग अलग है, वो कि वेक्टर को कैसे दिखाते हैं आप, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब जरूरी नहीं, अभी ऐसा भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ऐसा, बात तो वही है ना। इसको इधर लेके आएंगे, कहीं से कहीं शिफ्ट करा सकते हैं, ये तो तुम्हारे पास ये फ्रीडम है। तो अब अगर आप देखोगे तो जो रिजल्टेंट को लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ए और बी को ऐड कर दीजिए, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ऐसा पढ़ेंगे आप, ठीक है। और आर के अगर मैग्नीट्यूड को जानना चाहते हो तो दिस इज द फॉर्मूला। आर के अगर मैग्नीट्यूड को जानना चाहते हो तो ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कुछ स्पेशल केसेस मिलेंगे आपको, अब कुछ स्पेशल केसेस मिलेंगे। ये देखिए इसमें लिख सकते हैं कि अब देखो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हुआ तब क्या लिखोगे। सपोज वी हैव टू पैरेलल्स, टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, सीधे सीधे ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तो कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, दोनों सीधे सीधे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो कॉस 180 आपको पता है, कॉस 180 की अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज -1 हो जाएगा। अब देखो अगर हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो क्या होगा, देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab कॉस थीटा हो गया क्या। तो तुम्हें a माइनस बी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दो ऑपोजिट वेक्टर्स हों तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एंड थर्ड केस में अगर हम पहुंचते हैं तो हम लिखें कि अगर परपेंडिकुलर है बेटा तो क्या होगा, इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे, थीटा इज 90।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थीटा 90 हो गया। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जो रिजल्टेंट है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, फाई। अब देखो ये बी है तो ये बी, तो यहाँ से क्या लिखोगे, टेन फाई कैन बी रिटन एज बी अपॉन ए। तो अगर हमें फाई चाहिए कि डायरेक्शन क्या होगा, सो इट वुड बी टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे अटकना चाहिए आपको, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे लिख रहे थे ये आपको पता लग गया। तो इसमें से इसको एक बार समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, जहाँ से यूनिट वेक्टर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं वो सारे पॉइंट्स में सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। और काइनेमेटिक्स अभी चलता रहेगा। काइनेमेटिक्स में अगला जो लेक्चर आना है वो रिलेटिव मोशन पे आना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।